नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो तक हमने पढ़ा था संज्ञा और संज्ञा से जुड़े हुए विभिन्न तथ्य। जैसा कि मैंने बताया था, संज्ञा 5 क्लास में होगी और 5 क्लास में संज्ञा हो चुकी है। इसकी टेस्ट सीरीज के लिए, जिसका कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो टेस्ट सीरीज के लिए आप वहां जाकर के और उस लिंक को देखें। वहां संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण टॉपिक जो है वहां तक का टेस्ट हो चुका है। आगे का टेस्ट इस क्लास के पश्चात होगा, जिसका डिस्क्रिप्शन भी आपको आगे वाले में मिलेगा। तो सर्वनाम, संज्ञा में हमने पढ़ा था संज्ञा नाम को कहा जाता है। संज्ञा नाम को कहा जाता है और वह नाम किसी का भी हो सकता है। कामता प्रसाद गुरु ने ये स्पष्ट कहा है कि सर्वनाम और विशेषण मूलतः संज्ञा के ही दो भेद हैं। कितनी अच्छी बात है कि संज्ञा के ही दो भेद हैं, सर्वनाम और विशेषण। कैसे? सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, अर्थात नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम, इसलिए सर्वनाम तो एक तरह से नाम ही हो गया। अंतर क्या आप देखें, जो संज्ञा है वो तो कहा जाता है नाम को, और सर्वनाम किसे कहा जाता है? जो सबका नाम है। सर्व का नाम सर्वनाम, अर्थात सबका नाम। तो कुल मिलाकर के कहा तो नाम को ही जाता है, नाम को ही संज्ञा कहा जाता है, नाम ही सर्वनाम है। अंतर केवल ये है, ये सबका नाम होता है, संज्ञा सबका नाम नहीं होता है। तो संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए अकेला वो आ ही नहीं सकता। यदि हम ये कहें एक सफेद लाओ, सफेद क्या लाओ? सफेद कपड़ा लाओ, आगे संज्ञा बोलना पड़ेगा। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए विशेषण प्रयुक्त होते हैं। तो सर्व का नाम जो होता है वो सर्वनाम। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आज तक हमने ये पढ़ा है कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। ये कभी नहीं पढ़ा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त नहीं होने वाले शब्दों को सर्वनाम नहीं कहा जाता है। अब आप लोग सोचते होंगे इसमें पढ़ने की क्या आवश्यकता है? तो इसमें पढ़ने की आवश्यकता है। इस चीज को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। वहां परीक्षा में आपसे कोई नहीं पूछेगा वह शब्द जो है वो क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, सब जानते हैं सर्वनाम है। वहां वो एक सेंटेंस देगा और उस सेंटेंस में वह शब्द सर्वनाम नहीं होगा, वो कुछ और हो जाएगा। तो वो कुछ और कैसे हो जाएगा, उसके लिए हमें कई उदाहरण देखने पड़ेंगे। पिछले वीडियो जिन्होंने भी देखे हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने एक इस तरह से सेंटेंस, एक इस तरह से लाइनें खींच करके एक जगह लिखा था अच्छा, और मैंने कहा था केवल अच्छा को नहीं देखना, पूरे वाक्य को देखना है। उसी तरह से वह शब्द, कोई भी सर्वनाम, आप तो एक चीज नोट कर लें कि कहीं अगर वाक्य दिया हुआ है और किसी एक शब्द के नीचे अंडरलाइन दिया हुआ है, अंडरलाइन की हुई है, और पूछ लिया कि रेखांकित शब्द जो है वो क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, तो कसम खा लो कि सीधा डायरेक्ट केवल उस अंडरलाइन को नहीं देखोगे, पूरे वाक्य को देखना है। उस वाक्य में उस शब्द की क्या भूमिका है और फिर उत्तर देना है। तो उस वाक्य में उस शब्द की जो भूमिका होती है उसके अनुसार हमें उत्तर देना होता है, और उस उत्तर के आधार पर ये ध्यान रखें, मेरिट सदैव कुछ प्रश्नों से बनती है, महज 2, 4, 5 प्रश्नों से। तो देखते हैं, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले जो शब्द वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम की भाषा में आवश्यकता क्या है, क्यों ये चैप्टर हिंदी में डाला गया? तो पूछा जा सकता है सर्वनाम का महत्व क्या है। तो सर्वनाम का महत्व होता है, सर्वनाम नंबर 1, भाषा को सुंदर व संक्षिप्त बनाने हेतु, भाषा को सुंदर व संक्षिप्त बनाने हेतु। नंबर 2, पुनरावृत्ति, दोष के परिहार हेतु। अब यहां एक शब्द मुझे ध्यान में आ गया है, परिहार। यह बहुत पूछा जाता है कि हार शब्द में, ध्यान से सुनना, ये
ट्रेडिशनल क्वेश्चन है जो अक्सर परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। ऐसे ही प्रश्नों में से एक, हार शब्द में निम्न में से कौन सा उपसर्ग लगाया जाए कि उसका अर्थ छोड़ना या त्यागना बन जाता है। छोड़ना, त्यागना, निवारण। हार शब्द में यदि परि उपसर्ग लगाया जाए तो उसका अर्थ हो जाता है, उसका शब्द बनता है परिहार और उसका अर्थ होता है निवारण, छोड़ना, त्यागना। परिहार शब्द में ए उपसर्ग लगने से यह बन गया अपरिहार, और जब इसी में यह प्रत्यय लगाया जाए तो यह बन गया अपरिहार्य। अब यह प्रत्यय जब लगता है तो अंतिम जो व्यंजन होता है वो आधा हो जाता है, वो स्वर रहित हो जाता है। रे आधा हो गया और आधा रे जो है हमेशा आगे वाले पर ऊपर बैठता है, वो यह के ऊपर बैठ गया। ये हो गया परिहार्य, जिसका अर्थ हो गया जो निवारण के योग्य हो और ए उपसर्ग लगने से जो निवारण के योग्य नहीं हो। इसीलिए कहा जाता है अपरिहार्य कारणों से ये परीक्षा स्थगित की जाती है। ऐसा कई बार पढ़ते हैं हम, तो उसका मतलब है जिसका निवारण नहीं किया जा सके, ऐसे कारण के चलते। अब प्रश्न ये उठता है जब यह प्रत्यय लगता है, तो जब यह प्रत्यय लगता है तो प्रथम वर्ण ए का आ होता है, तो यहां ऐसा क्यों नहीं हो? जैसे मधुर प्लस ये और माधुर्य, चतुर प्लस ये और चातुर्य। तो देखो यह प्रत्यय जहां योग्य का अर्थ देता है वहां ऐसा नहीं होता है। जहां प्रथम जैसे उपसर्ग लग जाता है तो उपसर्ग और मूल शब्द दोनों को अलग अलग, बीच में कहीं ना कहीं एक स्पेस आ जाता है, इसलिए भी ऐसा नहीं हो जाता। जैसे लक्ष्य प्लस ये बराबर लक्ष्य, लाक्ष्य नहीं होता है। इक प्रत्यय में भी ऐसा होता है, समाज प्लस इक सामाजिक, लेकिन वर्ण प्लस इक बराबर वर्णिक, वार्णिक नहीं हुआ। तो कुछ शब्द ऐसे हैं। तो आइए देखते हैं पुनरावृत्ति दोष के परिहार। तो दोनों का एक ही उदाहरण दे रहा हूं मैं। जैसे एक शब्द है इन दोनों का, राम, श्याम, सोहन, मोहन, व गीता, जयपुर गए। अब कल वापस आ रहे हैं, इसलिए वापस ऐसे थोड़ी लिखेंगे राम, श्याम, सोहन, मोहन व गीता, कल लौटेंगे या कल वापस आएंगे। तो आप देखें एक जगह भाषा को सुंदर व संक्षिप्त भी बन गई। राम और श्याम इन सभी के स्थान पर मैंने वे लिख दिया, और साथ में पुनरावृत्ति जो दोष है उसका भी परिहार हो गया, वे कल लौटेंगे। ये होता है सर्वनाम का भाषा में उपयोग। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें या फिर लिखें, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? जो नए स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत होती है। जो ही वो सर्वनाम पढ़ते हैं, विशेषण पढ़ते हैं और फिर आपस में वो गुड्डमुड हो जाते हैं, उनके नाम आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दें। सर्वनाम 6, मैंने जो भी बोला उसको वापस सुने। सर्वनाम 6। यदि आपको कभी नींद में भी पूछ लिया जाए कि सर्वनाम कितने प्रकार के, तो तुरंत याद आ जाना चाहिए सर्वनाम 6। जैसे मैंने आपको बताया था पद 5, पद 5 पैसे पै अनुप्रास अलंकार, उसी तरह से अनुप्रास अलंकार सर्वनाम 6। ये सर्वनाम 6 कौन कौन से होते हैं? आइए सबसे पहले इस 6 शब्द पर चर्चा करते हैं। जो सर्वनाम है वो 6 प्रकार के होते हैं, और जब 6 लिखा जाना चाहिए तो 6 इस तरह से। देवनागरी लिपि के मानकीकरण में ये तय हुआ 6 शब्द इस तरह से लिखा जाना चाहिए, ये राइट है। ये जो हम 6 लिखते हैं वो तो फिर गलत है ही। ये जो 6 लिखते हैं ये खूब प्रचलन में है, लेकिन मानक नहीं है। परीक्षा में यदि 6 पूछ लिया जाए तो ये राइट करना है। तो 6 प्रकार के सर्वनाम, सर्वनाम की डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, इसके उदाहरण हम आगे देखेंगे, किस तरह के परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो आगे जानेंगे। लेकिन क्योंकि सर्वनाम कुल 3 कक्षाओं में सर्वनाम होगा,
जिस तरह से संज्ञा की 5 कक्षाएं हुई थी, सर्वनाम 3 कक्षाओं में होगा। उसमें से पहले हम यहां देखते हैं, एक प्रश्न पूछा जाता है, सर्वनाम कितने होते हैं या सर्वनाम कितने हैं? उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 11। सर्वनाम कितने होते हैं? वहां क्या होता है, परीक्षा में जब प्रश्न आता है, वो प्रश्न हमें कुछ अजीब तरीके से दिखाई देता है, हम धुन में ही करके आ जाते हैं, फटाफट करके आते हैं। सर्वनाम कितने होते हैं? पहला ऑप्शन मिलेगा आपको 6, और हम कर देंगे ये एक तो सही हो गया। ध्यान रखना, ये वो प्रश्न है जो टेम्पो में गलत हो जाएगा, परीक्षा से बाहर निकलते टेम्पो में गलत हो जाने वाला प्रश्न है ये। तो कुछ प्रश्न है जिनको बड़े ध्यान से, जो आते हुए गलत हो गए हैं। अच्छा, सिलेक्शन किसका होता है? पढ़ते तो सभी लोग हैं। मान लो जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ, तो क्या मैंने कोई बहुत दुर्लभ पुस्तकें प्राप्त की थी, या फिर कहीं ब्रह्मा से कि हे ब्रह्म, तपस्या करके कि हे ब्रह्म मुझे ऐसी पाठ्य पुस्तक प्रदान करें जिसमें से 100% प्रश्न आए? तो ध्यान रखना, न तो हमारे पास कोई बहुत स्पेशल किताबें थी, न कोई वरदान प्राप्त था। सभी के पास हमने भी वही किताबें पढ़ी थी जो आपने पढ़ी या आप पढ़ रहे हो। लेकिन अगर कोई यह आकर कहता है मेरे आते हुए 4 प्रश्न गलत हो गए, इसका मतलब आपका सिलेक्शन रह गया। जो आपको नहीं आता है प्रश्न है, वो आपको फेल नहीं करवाएगा, क्योंकि जो आपको नहीं आता वो किसी के बाप को नहीं आता। बल्कि वे प्रश्न फेल करवाते हैं जो हमें आते थे लेकिन हम गलत करके आ गए। 6 उत्तर कब बताना है? जब अगला ये पूछे सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? जब ये प्रश्न पूछा जाए, प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए यहां पर, तो उस समय हम उत्तर बताएंगे 6। कितने प्रकार की, लेकिन सर्वनाम कितने होते हैं? तो 11, क्योंकि कामता प्रसाद ने मूल जो सर्वनाम की संख्या है वो मूल सर्वनाम माने हैं 11। और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर होना चाहिए 6। आइए देखते हैं ये कौन से 6 सर्वनाम है। तो सर्वनाम 6 इस तरह से याद रखना है। और ये सर्वनाम 6 कौन कौन से है? नंबर 1, इस संसार में पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान है पुरुषों का। अब देखो, यद्यपि वर्तमान में पुरुषों का नहीं बल्कि पहला नंबर लेडीज फर्स्ट, घर में दादाजी के बजाय दादी जी की या माँ के बजाय पिताजी की चलती है, फिर भी हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान है। जितने भी वीडियो देख रहे हैं और जितनी भी लड़कियां देख रही, वो सब उन्होंने कहा होगा नंबर 1 समाज में प्रमुख स्थान किसका? तो उन्होंने महिलाओं का कहा होगा। ये सही बात है, महिलाओं का है, लेकिन हमारा समाज पुरुष प्रधान है, इसलिए इसको याद रखने के लिए नंबर 1 पुरुष। जब किसी चीज को 2 बार पढ़ते हैं तब जाकर के वो ज्ञान निश्चित होता है, इसलिए 2 नंबर पर निश्चयवाचक। और इसी निश्चयवाचक को कहा जाता है संकेतवाचक। अब ये क्यों कहा जाता है, इस पर आगे अपन चर्चा करेंगे। संकेतवाचक नंबर 3, देखिए आप इस तरह से 3 को लिखा जाता है, इसी तरह से लिख करके इसको ए बना दें और ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक। 4 को इस तरह से लिखा जाता है, 4 को मैंने इस तरह से लिखा और ये हो गया प्रश्नवाचक। 5 आदमी मिलकर ही या 5 पंच मिलकर ही सगाई संबंध तय करते हैं, इसलिए 5 नंबर पर संबंधवाचक। सगाई संबंध कम से कम 5 आदमियों की उपस्थिति में होता है, यद्यपि आजकल जो है वो अकेले अकेले ही कर लेते हैं, तो वो वैसा ही निभता है। तो याद रखना है, उसका निर्वाह वैसा ही होता है, 5 आदमियों की उपस्थिति में संबंध तय होगा। 6,
ये 6 जो बोली है वो जयपुर की तरफ की बोली है कि ओ प्लॉट माकोच है, ओ मकान माकोच है, इस तरह से। और मेरा को हिंदी में कहा जाता है निज, अपना को निज, निजवाचक। वापस देखें, समाज में पहला स्थान पुरुषों का, इसलिए पुरुषवाचक। जब 2 बार किसी चीज को पढ़ते हैं तो निश्चित होता है, इसलिए निश्चयवाचक। 3 को इस तरह से लिख करके ए बना दें निश्चयवाचक। 4 को इस तरह से लिख करके रे लिखें प्रश्नवाचक। 5 आदमियों की उपस्थिति में संबंध तय होता है, इसलिए संबंधवाचक। और मेरा 6 यानी निजवाचक। अब ध्यान रखें, ये सर्वनामों का जो मैंने क्रम बताया है, ये ऐसा नहीं है कि सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम का आविष्कार हुआ था, खोज हुई थी, फिर उसके बाद में निश्चयवाचक की उत्पत्ति हुई। ऐसा नहीं है कि 4 नंबर पर आप प्रश्नवाचक ही बताएं, कुछ नहीं, आगे पीछे नाम कैसे भी बता सकते हैं, लेकिन ये एक इनका क्रम, इसलिए कि इनको हम सर्वनाम और विशेषण आपस में कंफ्यूज नहीं हो। याद रखिए, परीक्षा के समय बहुत प्रेशर होता है, बहुत दबाव होता है, तो उस समय इन ट्रिक्स से थोड़ी हमें ताकत मिलती है। क्या होता है, पुरुष का अर्थ केवल किसी व्यक्ति से नहीं होता, पुरुष का अर्थ केवल कोई आदमी नहीं होता। पुरुष का अर्थ क्या होता है, ये निश्चितता क्या है, ये संकेत क्या है, अनिश्चितता, किस चीज की अनिश्चितता, या फिर संबंध किस तरह से बताए जाते हैं। निजवाचक केवल अपने से तात्पर्य क्या केवल मेरे से है, या जितने भी जो दूसरे लोग हैं उनसे भी है। यही वो जटिल बातें होती है जो सर्वनाम को सरल नहीं बल्कि जटिल बना देती है, और यही परीक्षा में प्रश्न आते हैं। इन्हीं से रिलेटेड परीक्षा में प्रश्न गलत होते हैं, और ये जो सही करके आ जाएगा वो निश्चित बात है काफी लीड लेकर के आगे बढ़ जाता है। एक बार इसको आप लिखें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अपन, जो 6 सर्वनाम हमने पढ़े थे उनमें से नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। और बहुत सारी पुस्तकों में भी ऐसा लिखा हुआ है, बहुत सारे विद्वान भी ऐसा कहते हैं कि पुरुष, जहां किसी पुरुष के बदले में आता है सर्वनाम, ऐसा कुछ नहीं है। पुरुष का अर्थ पुरुष नहीं है। वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रही है, दोनों ही पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह गिर गया, तो गिर गया यहां, अब कुछ लोग या कुछ किताबें कहती है कि वह गिर गया। किसी स्टूडेंट ने मेरे से प्रश्न पूछा था, उस पर भी चर्चा खैर करेंगे कि वह गिर गया, इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो वह जो शब्द है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसने कहा सर अगर ये गमला होता तो गमला होता तो क्या फर्क पड़ता, तो भी वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो उसने कहा कि क्या गमला पुरुष है? बिल्कुल है। क्या पुरुष का अर्थ किसी आदमी से है, किसी व्यक्ति से है? बिल्कुल नहीं। वह गिर गया, आप क्या मानोगे इस वह शब्द को? ये वह शब्द हो सकता है राकेश के स्थान पर हो, और हो सकता है किसी गमले के स्थान पर हो। दोनों ही कंडीशन में वो पुरुषवाचक है। क्यों है वो समझें। देखिए, पुरुष का अर्थ होता है कर्ता। हम यहां सर्वनाम के प्रकार नहीं पढ़ेंगे, सर्वनाम के 6 प्रकार या पुरुषवाचक सर्वनाम से फिर आगे के प्रकार वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहां केवल हम ये समझेंगे कि पुरुष का अर्थ होता है कर्ता, और कर्ता जो है, पहली बात तय के डंडा नहीं लगाना है, वो गलत हो जाएगा। कर्ता में तय के डंडा नहीं लगता है। तो पुरुष का अर्थ कर्ता होता है, और कर्ता कौन होते हैं? जो कार्य करता है, और कार्य करने वाला शब्द या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, और कोई हो ही नहीं सकता। कर्ता सदैव कौन प्रश्न का उत्तर होता है, कौन प्रश्न का उत्तर होता है। यदि मैं ये कहूं कि राकेश बाजार गया, क्योंकि सर्वनाम किसे कहा जाता है? राकेश बाजार गया। सर्वनाम कहा जाता है किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द। ये राकेश संज्ञा है। वह मिठाई लेकर आया। इस वह के पीछे आपको राकेश दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से सुनना। वह के पीछे राकेश दिखाई दे रहा होगा। मैंने वापस मिटा करके यहां पर वह लिख दिया। अगर यहां पर राकेश का राकेश होता और यहां वह लिखा हुआ होता तो क्या ये सर्वनाम होता?
नहीं होता, क्योंकि वह राकेश के स्थान पर नहीं आया है, वो तो अपने ही स्थान पर है, राकेश तो है अपने स्थान पर। ये सार्वनामिक विशेषण होता है जिसको अपन आगे पढ़ेंगे। यहां है वह है, यही मैं कह रहा था, हम ये नहीं पढ़ते हैं, हम केवल यह पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये कभी नहीं पढ़ा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त जो नहीं होते हैं वो सर्वनाम नहीं है, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। खैर वो आगे की बात है। वह मिठाई लेकर आया, यहां जो वह शब्द है वो है सर्वनाम। क्यों है सर्वनाम? क्योंकि वो संज्ञा के स्थान पर है। ये मैं प्रश्न पूछ लूं कौन मिठाई लेकर आया, तो इसका उत्तर वह आ जाएगा, और वह करता है, करता इसमें भी आ जाएगा। वह कौन बाजार गया? राकेश। तो कौन प्रश्न का उत्तर या तो संज्ञा और या सर्वनाम, और यही कर्ता होते हैं, अन्य कोई कर्ता नहीं हो सकता। अब यदि प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि वह गिर गया, हो सकता है वह राकेश के स्थान पर आया हो। यहां तो मैंने 2 वाक्य लिख करके बता दिए, परीक्षा में जरूर थोड़ी वो ऊपर वाला वाक्य लिखे, वो तो केवल ये लिख देगा वह मिठाई लेकर आया, इसमें वह शब्द क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है। अगर सर्वनाम है तो कौन सा सर्वनाम है? वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक है, क्या है? तो यह हम समझ रहे हैं पुरुष का अर्थ क्या होता है। वह गिर गया, हो सकता है वह राकेश हो, और हो सकता है वह गमला हो। राकेश या गमला कुछ भी हो सकता है। राकेश सजीव है, व्यक्ति है, और गमला जो है वो निर्जीव है। लेकिन कौन गिर गया? कौन गिर गया? राकेश। कौन गिर गया? गमला। ये भी हो सकता है। क्या गिर गया कभी नहीं होना चाहिए, गलत हो गया वो। कौन गिर गया? क्या प्रश्न का उत्तर तो कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है। राकेश ने गमला गिरा दिया, क्या गिरा दिया? अब उत्तर आएगा गमला, और वो ऑब्जेक्ट बन गया, कर्म बन गया। लेकिन कौन गिर गया? गमला। दोनों ही स्थिति में, लेकिन होता क्या है, निर्जीव के लिए हम कौन का प्रयोग नहीं करके क्या से सूचित करते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में वो है कर्ता, और जो कर्ता होता है वही पुरुष होता है। और ये पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, तो इन सब बातों को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी केवल हमने पुरुष का जो कर्ता होता है वो देखने के साथ में फिर आगे भी ये देखेंगे कि पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, और कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम कब पुरुषवाचक नहीं रहता। यही परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। कई लोग कहते हैं कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो निश्चित बात है बेल आइकन उन्होंने नहीं दबाया। और आप जितने भी जो वीडियो देख रहे हैं, यदि आपको पसंद आया तो कम से कम आप इस तरह का प्रयास करें कि और भी अपने साथियों को भेजें और सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।